नमस्कार मनु जी। नमस्कार मनु जी, आज मेरे लिए ये इतना यादगार दिन है कि मैं जब दर्जा 11 में पढ़ती थी तब मैंने आपकी पहली कहानी मैं हार गई पढ़ी थी। और उस समय उस कहानी को देखकर मेरे पिता ने कहा था कि देखो, कहानी ऐसे लिखी जाती है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप इतनी एक हिंदी के केंद्रीय विधा कहानी से जुड़ी हुई हैं, कहानी को स्थापित करने में आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आपने कहानी को घर घर की चीज़ बना दिया। आप उस समय कितने साल की थी जब आपने ये कहानी लिखी? ये मैं हार गई लिखी जब मैं बड़ी थी, कोई मैं बच्ची नहीं थी। मैंने बड़ी उम्र में ही लिखना शुरू किया था। तो रही होंगी यानी 25 साल की तो रही होंगी, ठीक से याद नहीं, लेकिन इतना होगा। ये तो आपकी हर रचना में इतनी विश्वसनीयता होती है, इतनी आप यथार्थ बना देती है उसको। जबकि यथार्थवाद की बात हम आज करते हैं, हम ये मानते हैं कि हम बहुत बड़े यथार्थवादी हैं, लेकिन आपकी हर रचना कल्पना पर टिकी हुई नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल यथार्थ है। आप कैसे कर लेती हैं? नहीं, देखो ऐसा है ममता कि कहानीकार, कोई भी कहानीकार, मैं ही नहीं, कोई भी, हमारे पीरियड के सभी कहानीकार जिन लोगों ने लिखा, तो कहीं न कहीं यानी काल्पनिक चीज़ें तो होती हैं उसमें, पर जीवन का यथार्थ भी होता ही है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने जीवन की कोई न कोई घटना उसके साथ जोड़ता है। हाँ। और देखिए, जिस समय आप लिख रही थी उस समय मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, इन 3 दिग्गजों के बीच में आप अकेली दिग्गज थी। अरे दिग्गज विग्गज कुछ नहीं, मैंने बस ऐसे ही लिखना शुरू किया था। और मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं नई कहानीकार के झंडे के नीचे हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था, मैं नहीं था। मैं तो बस पढ़ती बहुत थी, कहानियाँ उपन्यास वगैरह बहुत पढ़ती थी। तो मैंने कहा कि ये लोग इतना यानी पढ़ने के बाद लगता था कि अरे मैं भी ऐसा कुछ लिख सकती हूँ, ऐसे भी क्या बात है। और मैंने लिख दी है कहानी, किसी को बताया नहीं। अच्छा, बड़े संकोच। आपने सबसे पहली कहानी कौन सी लिखी? मैं हार गई। सबसे पहली हार गई है, मैं हार गई। अच्छा, हार गई, पहली ये सबसे पहली कहानी आपकी। अच्छा वही अच्छा, कहानी थी। तो वो तो अपने हिसाब से आप बहुत परिपक्व है कहानी। हाँ, वो लोगों ने फिर बाद में कहा अच्छा वो छप गई। अब मैंने भेज दी, किसी को नहीं बताया अच्छा कि मैंने कहानी लिखी है। अच्छा। मैंने कहा अगर जवाब आया जब, और मैं प्रतीक्षा करने लगी जवाब की। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। वहाँ संपादक बदल गए, भैरव जी आ गए, भैरव प्रसाद को। तो उनको टाइम लगा नए कहानीकारों की सारी रचनाएं पढ़ने में। तो बाद में जो जवाब आया तो मैं खुद चकित कि इतना प्रशंसात्मक उन्होंने मेरी कहानी का मतलब किया विश्लेषण, और कहा कि अगर ये आपकी पहली कहानी है तो बस आप लिखती चलिए, लिखती चलिए। अच्छा, आपकी बहुत सी कहानियाँ, जैसे इस समय आपको सामने देखकर आपकी इतनी कहानियाँ मेरे सामने भीड़ की तरह से आ रही हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ जो हैं जो आपकी बड़ी पहले की कहानियाँ हैं, फिर भी उनके वाक्य जो है वो हम लोगों को हमारे कानों में गूंजते रहते हैं। जैसे आपकी कहानी है शायद, शायद उसमें मुझे सच पूछो तो हाँ। अब याद भी नहीं। अच्छा, उसमें एक जहाजी है जो जहाज पे काम करता है आदमी। हाँ। राखाल नाम है उसका। ठीक हमारे घर के सामने, मैं जिस घर में अपनी बहन के यहाँ रहती थी, उस घर में दुछत्ती पे वो परिवार रहता था। और वो उनका पति जो था वो जहाज पे काम करता था। और अचानक किसी दिन वो 2 साल 3 साल चला आता था। हाँ जी। अच्छा, तो उसमें एक आपका वाक्य है,
कि हर पत्र में मशीनी ढंग से लिखा हुआ प्राणनाथ संबोधन पूरी तरह निष्प्राण हो चुका है। ये बहुत अच्छा वाक्य था कि प्राणनाथ संबोधन निष्प्राण हो चुका है। हाँ, नहीं, अब ऐसा ना कि उस समय महिलाएं पति को पत्र लिखती थी तो प्राणनाथ करके लिखती थी, और अब जब मैंने कहानी लिखनी शुरू की तो मुझे वो प्राणनाथ शब्द ही इतना विचित्र लगा, तो लगा कि नहीं। इसी तरह से आपकी एक और कहानी मुझे याद आ रही है, क्योंकि वो बच्चों के पाठ्यक्रम में आज भी लगाई जाती है और सब बच्चे पढ़ते हैं उसे। यानी वो हमारे बच्चों ने पढ़ी और अब उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहानी आपकी, अकेली दो कलाकार और अकेली। अकेली कहानी बहुत जगह कोर्स में लगी हुई है, दो कलाकार भी। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरी सारी कहानियाँ जो भी हैं, अपवाद स्वरूप एक दो छोड़ दो, बिल्कुल यथार्थ पे आधारित है। ये लगता है, पढ़ते हुए लगता है। हाँ, वो बिल्कुल ही था। अब ये दो कलाकार, जब मैं एमए कर रही थी तो मेरे बगल वाले का यानी मेरे कमरे में दो लड़कियां और रहती थी, मैं बगल वाले कमरे में रहती थी। मैं गई थी अपनी पढ़ाई करने, एमए की करने पर, और मेरा सारा ध्यान उन दो लड़कियों की बातों पर रहता था कि देखो क्या ये, एक उसमें चित्रकार थी और एक समाज सुधारक थी, और वो दोनों में इतनी बहस होती थी। वो कहती थी कि ऐसे चित्र बना बना के क्या होगा ये, और वो कहती थी कि तू गरीबों के बच्चों को पढ़ा लेगी, ये कर लेगी, इससे क्या समाज सुधर जाएगा। हाँ, ऐसी बहसें मैं सुना करती थी। उस समय कभी दिमाग में भी नहीं आया था कि मैं इन पर कहानी लिखूंगी। बाद में जब लिखना शुरू किया तब तो मैं लिखती भी नहीं थी, मैं खुद एमए कर रही थी, तब मुझे लगा कि ये भी एक थीम है और मैंने उसमें कहानी लिखी थी। और कभी अकेली मैं अजमेर में हम लोग अजमेर रहते थे, मैं पढ़ती थी, बल्कि स्कूल के दिनों की बात है, और हमारे बहुत बड़ा आंगन था, उसके पीछे कोठरी थी जिसे कहना चाहिए। तो उसमें एक बूढ़ी महिला रहती थी, जिनके ऊपर से थे उनके परिवार के लोग, वो लोग ध्यान व्यान नहीं देते थे। अच्छा, हमारी ऊपर रहते थे। हाँ, हमारी माँ उनको बहुत सम्मान भी देती थी, ये करती थी, वो कर देती थी, पर उनको और सब तो ठीक था, लेकिन उनको थोड़ी मतलब इधर से उठा ली चीज़, उधर से उठा ली चीज़, इसकी उनको थोड़ी सी आदत थी। तो उसी को बेस बना के कभी मैंने कहानी लिखी थी। तो एक बार उनके घर चोरी हो गई, तो सब जो चीज़ें निकली, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे उनका कोई लेना देना नहीं, पिताजी के ऑफिस से कुछ उठा लाए, कुछ कर लाए, पर एक आदत थी उनकी। पर वो अकेली कहानी मुझे, खैर आपने उनके अकेलेपन पे लिखी है, बहुत अच्छी बात ये है कि आपने उनके अकेलेपन को लिया है। हाँ, नहीं, क्या था कि पति थे, ऐसी नहीं कि विधवा थी वो औरत, पति थे, पर पति छोड़ के नहीं, साल में एक बार आते थे। हाँ, बस ऐसे ही महीने भर के लिए आते थे, और बहुत रोक टोक भी बहुत करते थे। तो वो थी, और वो सबके घरों में काम करके अपना अकेलापन दूर करती थी। ये मेरा वो था कि अकेली औरत कैसे अपना अकेलापन काटे, कैसे अपना अकेलापन दूर करे। तो वो किसी के घर में कोई काम हो, बुलाए ना बुलाए, वो जाके काम करने लगती थी। तो ऐसे अपना अकेलापन दूर करती थी वो। तो उस पर फिर बाद में कभी, ये अकेलापन जो है ये अभी तक देखा जाए तो एक शाश्वत थीम है। ये विषय ऐसा है कि हम सब अकेले हैं, या जीवन के एक बिंदु पर आकर हम लोग अकेले रह जाते हैं। हाँ हाँ, और हम बहुतों के बीच में रह, ममता, मैं तो कहती हूँ बहुतों के बीच में रह के भी हम बहुत अकेले रहते हैं।
कई बार बहुतों के बीच में रहकर बहुत लोग, यानी परिवार के लोगों के बीच में रह के भी हम बहुत अकेले होते हैं। हमारे विचार, हमारा सोच, हमारा सब कुछ इतना अलग होता है कि हम अकेले हो जाते हैं। अच्छा, आपने पिछले 6 या 7 दशकों की कहानी के आप बीचों बीच हैं, आप उसके केंद्र में हैं कहानी की। आपके बिना कहानी का कोई चर्चा पूरा नहीं हो सकता। अब ये तो लोग सब कह नहीं, ये बिल्कुल ये था। रहती लेकिन आप ये देखिए, कहानी अभी भी लिखी जा रही है, तो इस बीच आप क्या बदलाव देखती हैं कहानी में? लिखने को तो आज भी बहुत लिखा जा रहा है, बदलाव बहुत है, बहुत ज़्यादा, बल्कि नेगेटिव बदलाव कहूँगी मैं। हुआ ये है, मैं ये तो नहीं कहती कि आज का जो कथाकार है, नहीं, कुछ अच्छे कथाकार हैं, पर सामान्यतः आज क्या है कि अपने परिवेश के प्रति सजग तो हैं, वो जानते हैं अगल बगल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है, पर उस यथार्थ को कहानी में ढालने की कला उनके पास नहीं है। यो तो जो कहती हूँ, जैसे कोई अखबार लिख रहे हैं, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर है, कहानी ऐसे नहीं लिखी जाती है, ये मेरा कहना है। बस यही वो चूकते हैं। अच्छा, अब हम आपके थोड़ा सा उपन्यासों पर बात करना चाहते हैं। आपके उपन्यासों पर बात करना चाहती थी मैं कि आपका बंटी आपने लिखी होगी, अब बहुत काफ़ी पहले की रचना है। 50 यानी 1950। आपका बंटी, आपका बंटी, और क्या, अच्छा, बहुत पहले लिखी थी। 1950 नहीं, ये धारावाहिक रूप से आई थी धर्मयुग में। धर्मयुग में, हाँ, तो उस समय कौन सा समय था? मैं समझती हूँ ये 1965 के बाद की बात। नहीं, 65 तो बाद की बात है। अच्छा, ये तो पहले लिखा गया था। अच्छा, 1950 या 51 में पुस्तक रूप में छप गया था। तो आपका बंटी जो है वो एक, देखा जाए तो बहुत समय से आगे की कहानी है। देखिए, ना तो वो प्रेम कहानी है और ना हम उसे पूरी तरह से पारिवारिक कहानी कह सकते हैं, क्योंकि प्रायः परिवारों में ऐसा नहीं होता। ऐसा प्रायः नहीं होता कि पति पत्नी अलग हो जाएं, उसके बाद पत्नी भी अलग शादी कर ले और पति भी अलग शादी कर ले और बच्चा उपेक्षित हो जाए। आपका बंटी में उस ज़माने के हिसाब से और आज के ज़माने के हिसाब से भी ये बहुत बोल्ड थीम है। बहुत बोरिंग है, बहुत बोल्ड है, साहसी, बहुत साहसी थीम है ये तो। और लेकिन आपने बहुत संवेदनशीलता से लिखा है। किसी भी जगह पर ना तो पिता खलनायक बना है, ना माँ खलनायक बनी है, और फिर भी बच्चे की वेदना हमारे सामने आती है। बहुत संवेदनशीलता से लिखा हुआ उपन्यास है। नहीं, इसमें देखिए, ना तो माँ खलनायिका है, न पिता खलनायक है ही नहीं। ये लोग स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियां हैं। और अब तुमसे क्या छिपाऊं, सभी लोग जानने लगे हैं अब तो। ये मोहन राकेश की पत्नी ने, पहली पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, यानी वो पहले अलग हो गए थे और मोहन राकेश ने तो कर ही ली थी। दूसरी पत्नी ने जब शादी की तो उनके जब लीगल सेपरेशन का वो बना था, उसमें एक क्लॉज था कि अगर ये माँ दूसरी शादी कभी करेगी तो बच्चा माँ के पास आएगा। हाँ, पिता के पास आएगा, माँ के पास नहीं। फिर माँ के पास तो रहता ही था वो, हाँ, पिता के पास आएगा। और नहीं तो वो जैसे माँ के साथ रहता रहेगा। हुआ है कि उनकी पत्नी ने शादी कर ली, दूसरी पत्नी ने, पहली पत्नी ने, हाँ, यानी उनकी जो पहली पत्नी थी उसने शादी कर ली दूसरी। तो हम, मुझे एक दिन पहले ये बात मुझे भी सूचना मिली थी।
पर मैंने राकेश जी को फ़ोन कर नहीं किया इस चीज़ के लिए कि क्या कहूँ कि आपकी पत्नी ने शादी कर ली। मेरे पास राकेश जी का फ़ोन आया, मनु तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम मुझे फलाने रेस्तरां में कहीं बताया है। मैं पहुंच गई और उनके घुंघराले बाल थे, यूँ उंगलियां डाल के बड़े उससे बैठे थे। कहने लगे मैंने तुमको मालूम है कि उसने शादी कर ली है। बहुत अच्छा हुआ। लड़की का नाम शायद शीला था, पहली वाली शीला पत्नी का। तो कि उसने शादी कर ली, बहुत अच्छा हुआ, वो भी सेटल हो गई है वो। पर अब मैं अपने बच्चे को लाऊंगा, ये उन्होंने मुझसे कहा। मैंने कहा राकेश जी इसको नहीं, हमारे क्लॉज में है, एक क्लॉज ये है, तो मैं तो बच्चा को लाऊंगा। आफ्टर ऑल ही इज़ माई ब्लड। और बड़े जोश में वो तो कि मेरा बच्चा किसी और घर में पले तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अब उस समय उस बच्चे की उम्र 14 साल होगी शायद। अब जन्म से लेके 14 साल तक वो बच्चा माँ के साथ रहा। मैंने कहा राकेश जी वो आएगा आपके साथ? वो मेरे साथ नहीं आएगा, तो मैं हॉस्टल में रखूँगा पहले और धीरे धीरे अपने से हिलाऊँगा, ये है वो है, पर वो रहेगा मेरे घर में, यानी मेरे साथ रहेगा। अब मैं उनको बहुत समझाती रही कि पहले आप बच्चे से पूछिए वो क्या चाहता है। मान लीजिए वो आना ही ना चाहे तो नहीं, तो मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। अच्छा, ये जब ये उपन्यास लिखा था तो धर्मवीर भारती का एक लंबा तार नहीं हाँ, एक लंबा सा तार, फ़ोन नहीं, एक लंबा सा टेलीग्राम मुझे मिला कि देखो तुम्हारा, मैंने ये 4 एपिसोड तुम्हारे पढ़ लिए, शुरू के जो है, और तुमने राकेश को उस पर लिखा है, तो ये बताओ कि राकेश दुखती वो है, मतलब रग है, तो वो बहुत हर्ट फील करेगा। और मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ न तुम राकेश को हर्ट करना चाहोगी और मैं भी साहस नहीं कि मैं करूँ, यानी मैं भी नहीं करूँगा। तो तुम एक बार उससे बात कर लो पहले। अब मैंने तो इतने मन से ये उपन्यास लिखा और यहीं पानी पड़ गया। अब गई तो सही में, क्योंकि ये सही बात है कि राकेश जी को न मैं हर्ट कर सकती थी इस बात में। मैंने कहा अच्छा मैं पूछ के आती हूँ, मैं बात करके आती हूँ। मैं गई, मैंने कहा आपसे एक बात करनी है। बोले बोलो। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एक उपन्यास लिखा और उसकी थीम ये है। तो 4 एपिसोड मैंने भेज दिए, 4 अंक भेज दिए हैं, और ऐसे ऐसे भारती जी को बड़ी आपत्ति। तो वो बोले मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ मन्नू। कि मैं तो मैंने कहा नहीं, तो मैं नहीं छपेगा ही नहीं वो उपन्यास, नहीं लिखूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, इसलिए नहीं, मुझे ये ख़राब लग रहा है कि लेखक कुछ भी लिखेगा तो ज़्यादा के पूछता फिरेगा कि मैं ये लिख दूँ, मैं ये लिख दूँ, ये आप पे है, ये है। ये बहुत गलत बात है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि कोई मेलिशियसली न लिखा करे। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम मेरे ख़िलाफ़ कभी मेलिशियस हो ही नहीं सकते, इसलिए जाओ लिखो। अब तो मैं भी इंतज़ार करूँगा तुम्हारे उपन्यास की। हालांकि उस उपन्यास में पिता हैं बहुत ही कम है, नाम के हैं, माँ और हाँ बच्चा और माँ। और अजीब बात है कि न मैंने राकेश जी की पहली जो पत्नी थी कभी नहीं देखा, उस बच्चे को मैंने कभी नहीं देखा। राकेश जी की दूसरी, यानी राकेश जी की डेथ पे वो पत्नी आई थी, पहली वाली आई थी। तो वो हमारे घर ठहरी पहले और कहा कि तुम फ़ोन करके पूछ लो उससे
कि अगर मैं मिलने आऊँ तो उसे बुरा तो नहीं लगेगा। तो मैंने दूसरी पत्नी को फ़ोन किया, अनीता का नाम था। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे वो आई हैं, तुझसे मिलना चाहती हैं तो बोल। तो वो तो बच्ची थी मेरे सामने, तो कहा कि नहीं नहीं, बड़ा अच्छा लगेगा। फिर मैं उनको लेके गई थी ये, तो उसमें ये था, ये उपन्यास शुरू किया था। और ये कब की बात है, तुम कह रही हो ना कि देखो ये घटनाएं भी घटती तो थी, ऐसा नहीं है कि उस ज़माने में घटती नहीं थी ऐसी घटनाएं। हाँ जी। तो आपको इसे लिखने में कुछ कष्ट हुआ या संकोच हुआ कुछ? नहीं, एक किशोर बच्चा है, किशोर लड़का है। ये मैं एक बात बताऊं कि इस उपन्यास को मैंने कॉलेज में जाके लिखा था। घर में क्या ममता, तुम तो खुद महिला हो, जानती हो, आप लिखने का मूड बना के बैठे हैं, वो धोबी आया कपड़े लिख लीजिए, वो सब्जी वाला आया है हो गए, यानी घर में और कोई नहीं करेगा, सब मन्नू ही करेगी। तो मैंने तो कहा कि मैं तो कॉलेज चली जाती हूँ। 1 महीने के लिए प्रिंसिपल से मैंने कहा मुझे एक कमरा चाहिए। उस समय आपकी बेटी कितनी बड़ी थी? इसी की उम्र की थी, 8-9 साल की थी। हाँ हाँ हाँ। और मेरे नंद और मेरे देवर मेरे साथ रहते थे, बहुत अटैच थे वो उस बच्ची से, तो वो उन्हीं के साथ रहती थी। एक हफ्ते में एक दिन वो शाम को मेरे घर कॉलेज आ जाती थी। हाँ, और संडे को मैं घर चली जाती थी। ऐसे कुछ बांट रखा था हम लोगों ने। तो मुझे ये तो नहीं लगा ममता कि ये विदेश में ही होता है, देश में नहीं होता है, क्योंकि मेरी आंखों के सामने हुआ। और आज मैं तुमको एक चीज़ और बताऊं, ये जो शीला जी हैं, यानी राकेश जी की पहली पत्नी, इनका कोई इंटरव्यू छपा था भी, 2-1 साल हुए होंगे किसी पत्रिका में, तो मैंने पढ़ा। तब मेरी आंखें ठीक थी, पढ़ लेती थी, तो मैंने वो पढ़ा शीला जी का। तो मैं अब दूसरे अंक की प्रतीक्षा करने लगी, तो वो नहीं छपा। तो मैंने उस संपादक से पूछा कि भाई ये छपा क्यों नहीं? तो कहा कि नहीं, मैं तो लेने गया था इंटरव्यू, पर उनके बेटे ने मना कर दिया है कि ये इस तरह की बकवास अब आगे नहीं छपा करेगी, ये करके। और उनके घर के बाहर राकेश सरनेम नहीं लगा था, उस बच्चे का नाम नवनीत था। मनोवैज्ञानिक तरीके से नीते नीते बोलते थे घर में, तो नवनीत डोभाल, यानी जो नई शादी की, हाँ वो सरनेम। ये भी होता है कि उसको स्वीकार कर रखा है बेटे ने। खैर ये इस उपन्यास में नहीं आ पाया है, लेकिन मैं ये कहती, आपने महसूस किया और इसकी नहीं, ये तो मैंने ये तो इंटरव्यू पढ़ा तब समझी कि वो डोभाल लिखता है या करता है, ये मुझे सब नहीं पता था। और जब वो मिलने आई थी और हमारे यहाँ। अच्छा मनु जी, ये बताइए कि होता ये है कि अक्सर महिला रचनाकारों पर ये आरोप लगता है कि वो व्यावसायिक लेखन करती हैं। व्यावसायिक? हाँ, वो कह देते हैं कमर्शियल लेखन है, जो भी वो लिखती है कह दिया जाता है ये कमर्शियल लेखन है। शिवानी की हम लोगों ने इसी तरह हत्या की है ना, और भी जितनी भी चंद्रकिरण सोनरिक्शा हैं, मालती जोशी हैं, इन सबको हम लोगों ने व्यावसायिक लेखन के दायरे में डाल दिया है। मालती जोशी को तो नहीं डाला है? डाला हुआ है, बहुत उनके ध्यान नहीं देते, जबकि वो बहुत लिखा है उन्होंने। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपके अंदर बहुत पठनीयता है, आपने अपने को व्यावसायिक लेखन से कैसे बचाया? नहीं, मेरे एक नहीं कहता कि आप व्यावसायिक लेखक हैं। सुनिए, मेरे लेखन का एक हिस्सा व्यावसायिक है। नहीं है? नहीं, उस तरह से नहीं है। पर क्या हुआ, जब बासु चैटर्जी से परिचय हुआ था ना हम लोगों का, तो बासु मुझे लाला के देते थे
कि नहीं आप लिखेंगी, नहीं इसको आप लिखेंगे। मैंने कहा वासुदा थीम मुझे अच्छी लगी तो लिख दूंगी, नहीं तो नहीं लिखूंगी। वरना आपके कहानी, उसकी बनावट, उसकी थीम, सब कुछ मुझे अच्छा लगा था। जब है वो ओरिजिनली शरद चंद्र की कहानी। हाँ, लेकिन वो ऐसा लगता है हमको तो कि मन्नू भंडारी की कहानी है। हाँ, वो लिखी इस ढंग से गई है, इस ढंग से कि लोग विश्वास ही नहीं करते। बिल्कुल भूल गए कि ये किसी और की लिखी हुई है। जी। अच्छा, और आपने वो भी तो लिखा, आपने रजनी सीरियल लिखा। हाँ, ये सब व्यावसायिक ही तो है एक तरह का। नहीं, लेकिन देखिए फिर भी आपके नाम के साथ व्यावसायिक लेखक का बिल्ला नहीं चिपका, लेबल। हाँ, लेबल नहीं चिपका। हाँ, लेबल नहीं ये तो ऐसा हुआ कि जैसे वो जो रजनी सीरियल चला, इसी जगह बैठ के वासुदा जब आते हैं हमारे यहाँ बैठते हैं जमीन पे नीचे, कहने लगे मनु जी मुझे एक आइडिया है कि हम लोग कोई गलत चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, कर तो भुन 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 तो बहुत करते हैं, पर उसके विरोध में हम कुछ खास नहीं करते। हाँ, तो क्यों ना हम एक ऐसा कैरेक्टर बिल्डअप करें जो अंत तक विरोध करता रहे। मैंने का आइडिया तो अच्छा है। अच्छा, हाँ, करना चाहिए ऐसा कैरेक्टर। तो फिर लिखिए आप। मैंने कहा वासुदा मैं कुछ और काम कर रही थी, मैंने कहा नहीं मैं अभी नहीं कुछ लिखूँ। अरे वो सब तो होता रहेगा, कुछ नहीं, वो कोई काम है, ये करिए ये करिए, ये तो पीछे पड़ जाते थे। वासुदा का तो एक मेरा अलग ही तरह का संबंध था, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। अच्छा, मैंने नहीं करती तो 2 एपिसोड उन्होंने लिख के छपवाए। मैंने कहा ये थीम थी वासुदा, अपन जो डिस्कस कर रहे थे, बकवास, ये क्या लिखवाया आपने? तो कि मैंने आपसे कहा था आप लिखिए, अब तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तब फिर मैंने वो अब व्यावसायिक लेखन मैं उसको मानती हूँ। वैसे देखा जाए तो जो किसी के आग्रह पे तो लिखा जाए, ये नहीं कि साहब उन्होंने कहा कि लिख दो और बैठ के लिख दिया, पर आपकी अपनी जो भीतरी वो है उसको भी पूरा करें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके अंदर ये भ्रष्टाचार की थीम लगातार मंडराती रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में 2 ही शब्द सबसे ज़्यादा समझिए कि प्रचलित हैं। कहना चाहिए कि एक तो ये भ्रष्टाचार की बात हम करते हैं, एक देशभक्ति की बात करते हैं, और दोनों विलोम में एक दूसरे की। हाँ, देखा जाए, और भ्रष्टाचार के ही खिलाफ रजनी सीरियल पूरा आता है कि समाज में जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ रजनी पहुँच जाती है, एक वन मैन स्क्वाड की तरह। इसी तरह से महाभोज में आपने समाज का भ्रष्टाचार लिया है। उसमें भ्रष्टाचार के सबसे बड़े प्रतीक हैं दास साहब। ये सब इतने रियल, यानी दास साहब कैरेक्टर तो इतना रियल है कि नाम भी दास साहब ही रख दिया। तो उनके परिवार के लोगों ने पढ़ा तो टिंकू मेरी बेटी से कहा कि देखो तुम्हारी मम्मी ने ना हमारे उनका नाम भी दास साहब ही रख दिया। ये जो अपने जैनन जी ने जब शुरू किया उपन्यास, तो मुझे थोड़ा सा पढ़ने के बाद फ़ोन किया, अरे मन्नू नाम तो बदल देती कम से कम, यानी दास साहब ही नाम रख दिया। तो लिखने में आसानी पड़ती है अगर वही नाम रखो। हाँ, नहीं, और एक वो बोलचाल में उस जमाने के गांधीवादी लोगों में ये दास साहब बहुत प्रचलित नाम था, जो बुजुर्ग लोग। तो कहाँ का कैरेक्टर है? अजमेर का है। और हमारे साथ ही हम कॉलेज की तरफ से झगड़ा कर रहे थे और दास साहब ने बीच बचाव करने के लिए कहा, तो हमने विश्वास किया कि ये कराएंगे, और हमको ऐसे कुछ डिच सा कर दिया कि मैंने तो फिर अजमेर ही छोड़ दिया था। तो उस समय ये कैरेक्टर मेरे दिमाग में इतना कि देखो क्या क्या बड़ी बातें करते थे और क्या किया हमारे साथ, वही वाली बात। तो यही सब हुआ। अच्छा, और आपने उसमें दलित चेतना का उसमें एक तरह से देखा जाए तो वो उपन्यास
कि रीढ़ की हड्डी जो है वो दलित चेतना है। भ्रष्टाचार तो है ही, लेकिन वो जो दलित चेतना उसमें आती है, हरिजनों को जला देने से लेकर, तो आपके ऊपर कुछ राजनीतिक घटनाओं का भी असर पड़ा। नहीं, ऐसा हुआ था, अगर तुमको याद हो, जी। बेलची कांड या बेलची कांड। खंड हो, इंदिरा गांधी ने वहाँ से अपना फिर से हाँ वो खुद गई थी वहाँ पे। तो बेलची कांड में उस समय इस तरह से जलाने वलाने का इतना कॉमन मामला नहीं था। तो वो जब मैंने पहली बार एक पत्रिका में, बड़ा वैसा वर्णन था, वर्णन भी बड़ा वैसा था कि 13 लोगों को ऐसे बांध के पेड़ों से जला दिया था, ये वो। तो वो पढ़ के मैं सो नहीं पाई 2 रात तक। तो इतना विचलित हुई मैं कि अरे आदमियों को जिंदा जला दे, यानी ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, उसके बाद इलेक्शन होते हैं जी। उसी प्रांत में, और वो आदमी जिसने जलाया था वो थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतता है, और वो मतलब जोरावर नाम है शायद उसका। नाम वाम तो याद नहीं रहा, अब मैं भूल भाल जाती हूँ, अब तो नाम वाम याद रहते भी नहीं। लेकिन वो जो मुझे घटना, उस घटना ने मुझे इतना कि मैंने, जब कोई चीज़ क्लिक करती है, मुझे कोई आइडिया या कुछ, हाँ, जैसे राकेश जी से मिल के आई तो मैंने 1-1.5 पेज लिखा कि अगर ये गए और उस बच्चे को ले आए या ये हुआ तो क्या क्या होगा, तो ये करके एक लिख दिया। ऐसे ही मैंने ये महाभोज वाला, हाँ। तो मुझे इतना, यानी मैं इतनी विचलित, इतनी ज़्यादा परेशान, और वो थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत गए। अच्छा, तब पर मैंने कहा कि ये तो मामला खाली इमोशनल हो गया, मैं बहुत विचलित हुई, ये तो मामला इमोशनल हो गया, कुछ तार्किक तर्क भी इसमें आना चाहिए। और तब ये चुनाव की बात आई दिमाग में, और फिर चुनाव और ये जोड़ के दोनों को मैंने लिखा था। तो ये तो देखा जाए तो आपने बहुत अच्छी और बड़ी साहसी थीम उठाई, क्योंकि महिलाओं के ऊपर अक्सर आरोप लगता है लेखिकाओं पर कि वो केवल पारिवारिक लेखन करती हैं। हाँ, ये तो है ना? बहुत लगता है। ये कहा जाता है कि भाई घरेलू समस्याओं पे लिखती हैं, सही भी है। अच्छा, निजी समस्याओं पे लिखती हैं। तो महाभोज तो पूरी तरह से समाज परक रचना है। बिल्कुल ही। अच्छा, मेरे से किसी ने कहा कि आप क्या राजनीति से जुड़ी हुई हैं? अच्छा। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं भैया, दूर दूर तक मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं है। तो फिर आपने ये कैसे लिखा? अरे मैंने कहा दिल्ली में रहती हूँ, जो कुछ घटता है वो देखती तो हूँ, समझती तो हूँ, मतलब समझ में तो आता है कि ये सब हो रहा है, तो लिख दिया। ये बहुत क्रेडिट की बात है, क्योंकि जब ये आज भी ये आरोप लगता रहता है स्त्रियों के ऊपर कि बहुत सीमित सरोकार की रचनाएं लिखती हैं। हाँ। उसके बीच में महाभोज जो है अच्छा। एक प्रकाश स्तंभ है। बिल्कुल। पर एक बात है ममता, ये आरोप बहुत हद तक सही भी है, पर इधर कुछ सालों से तो लड़कियां, महिलाओं ने न जाने किन किन विषयों पे लिखा है कि पिछले 15 वर्षों से या 20 वर्षों से स्त्री विमर्श का इतना हल्ला मचा है। किसका? स्त्री विमर्श। हाँ हाँ। और स्त्री विमर्श को देखा जाए तो एक तरह से पूरी तरह से औंधा कर दिया गया है। क्या कर दिया? उल्टा कर दिया गया। यानी महादेवी वर्मा जब कहती थी कि भाई स्त्री को शिक्षित होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, स्वाधीन होना चाहिए, अपने आप अपनी हाँ। नौकरी करनी चाहिए, तो सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा ने हमारे स्त्री विमर्श को काफ़ी आगे तक लेकर खड़ा किया था। देखो ऐसा है उनकी रचनाओं में जी, कि पहली बात तो कि स्त्री विमर्श राजेंद्र यादव का शुरू किया हुआ नहीं है, नंबर 1। ये महादेवी वर्मा, जी हाँ, उन्होंने श्रृंखला की कड़ियाँ किताब लिखी थी, एक पता होगा। हाँ, और कितने लेख थे उनके
बहुत सारे लेख थे, मैंने पढ़े हैं वो लेख भी, कि जिसमें तो ये सारी चीज़ें। तो आपको नहीं लगता कि स्त्री विमर्श बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है? नहीं, वो तो ये ले गए तो जाया जी जी। ये तो राजेंद्र यादव की करतूत है। ये तो उन्होंने तो इसको दरअसल क्या किया था, उन्हें तो अपनी पत्रिका को लोकप्रिय बनाना था, तो उन्होंने ये काम इसलिए किया इसको लोकप्रिय, लेकिन उसमें स्त्री विमर्श की तो हानि हो गई। नहीं नहीं, ये लोकप्रिय बना हुआ कि मैं पूछती हूँ, मैंने तो राजेंद्र से सीधे पूछा कि ये बताइए, पहले तो आप स्त्री विमर्श को डिफाइन कर दीजिए। आपका जो स्त्री विमर्श है, आप जिस तरह से स्त्री विमर्श की बात करते हैं उसको डिफाइन करिए, क्या मतलब है आपका स्त्री विमर्श से। अगर स्त्रियों को भी स्वतंत्रता मिले, बराबरी के अधिकार मिले, मैं भी जरूर आपकी समर्थक हो जाऊंगी, लेकिन आपके स्त्री विमर्श का मतलब क्या है कि मुझे इतनी आज़ादी मिले कि आज मैं इसके साथ सो रही हूँ, कल उसके साथ सो रही हूँ, परसों उसके साथ, इसकी मैं समर्थक नहीं हूँ। क्योंकि संबंधों की अपनी एक नैतिकता होती है। आप किसी से संबंध बनाते हैं, नहीं निभ रहा है, तोड़िए, अलग हो जाइए, दूसरे से बना लीजिए, नहीं बनाइए। पर ये कि इधर भी उधर भी उधर भी उधर भी, इसकी मैं समर्थक नहीं हूँ। मैंने राजेंद्र बहुत साफ साफ कुछ बोले नहीं, गो टाल टूल हो गए, लेकिन मेरा जो मतलब है कि स्त्री विमर्श का मतलब आप स्त्रियों को भी वो अधिकार, वो स्वतंत्रता, पुरुषों के बराबरी के सारी वो सम्मान मिलना चाहिए, इसकी मैं पूरी समर्थक हूँ। लेकिन स्त्री विमर्श का ये मतलब कि हम तो हाँ, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो हम आज यहाँ सो रहे हैं, कल उसके साथ सो रहे हैं, परसों हमारा शरीर है, हम जो चाहे करें। देखा जाए तो स्त्री विमर्श धीरे धीरे देह विमर्श बन गया। हाँ, देह मुक्ति, दिया था, देह मुक्ति की गाथा बन गया वो एक तरह से। ये बनाया था राजेंद्र यादव ने। जी हाँ, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहती हूँ मैं तो कि ये उनका किया हुआ था। तो ये इन बातों की वजह से भी मुझे लगता है कि आपको कठिनाई हुई, उनके साथ रहने में कठिनाई हुई, क्योंकि उन्होंने स्त्री विमर्श को संकुचित बनाया। हाँ, संकुचित क्या मतलब, गोलमोल कर दिया। हाँ। तो अच्छा ये बताइए कि आजकल विशेष रूप से आज के समय में आप अखबार में देखती होंगी कि स्त्रियों के प्रति, लड़कियों के प्रति यौन हिंसा बहुत बढ़ गई है। यौन हिंसा, हाँ, हिंसा बहुत बढ़ गई है। लड़की के ऊपर तेजाब फेंक देना, लड़की का गला काट देना, उसको एसिड पिला देना, और कहीं भी उसकी हत्या कर देना, उसको हत्या के लिए प्रेरित, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, ये बहुत अधिक हो गया है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये साहित्यकार की भी जिम्मेदारी है कि इस पर कुछ लिखे? पुरुषों की या फिर सभी की जिम्मेदारी नहीं, लिखने, देखिए लिखो तो सब कुछ चाहे जो भी, पर होता क्या है, व्यवहार में वही चीज़ें हुए चली जा रही हैं। हाँ, लिखने से क्या है, मैं ये लिख दूँ, मैं ये लिख दूँ, अरे हो क्या रहा है ज़िंदगी में आपकी। अच्छा, आपने महाभोज का नाट्य रूपांतरण भी किया था। हाँ। महाभोज का, तो आपको संतोष ज़्यादा नाट्य रूप से मिला कि उपन्यास से मिला? आपको किससे ज़्यादा संतोष? नाटक से। अच्छा, आपको इसका मतलब नाटक लिखना प्रिय है। आपका एक नाटक है बिना दीवारों के घर, नहीं वो भी अच्छा है नाटक। हाँ, ठीक ठीक, सो वो पहला नाटक था मेरा। ये हुआ ये था कि जब महाभोज किताब छपी, उपन्यास छपा, तो अमाल अलाना, अलकाजी की बेटी जो हैं, उन्होंने मेरे प्रकाशक से कहा कि मुझे मन्नू जी से मिलना है, मैं इसको नाटक में करना चाहती हूँ।
तो उनसे अनुमति लूँगी मैं। तो उन्होंने हमारी एक मीटिंग अरेंज कर दी। तो अमाल बोली कि देखो मुझे ये आपका उपन्यास बहुत अच्छा लगा, मैं इसको यानी नाटक करना चाहती हूँ, इस पे मुझे आपकी अनुमति चाहिए। मैंने पहला प्रश्न पूछा, संवाद कौन लिखेगा? क्योंकि असली चीज़ तो संवाद होती है नाटकों में। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा संवाद तो मैं किसी को नहीं लिखने दूंगी, संवाद तो मैं खुद लिखूंगी। तो उसी में ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अरे इससे अच्छी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है कि आप खुद लिखें, आप ही लिखेंगी जब तो और भी अच्छी बात है। तो ये ऐसे ये तय हुआ कि मैं ही लिखूंगी। और पर मैंने कहा कि देखिए मैं संवाद लिख सकती हूँ, पर नाट्य का जो पटकथा, हाँ मंचन जो है वो मुझे नहीं। बोले उसमें हम मदद करेंगे, आप लिखना तो शुरू करिए। तो मैं कॉलेज से क्लासेस ख़त्म करके मैं वहाँ जाती थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वहाँ वो लोग मिलते थे, अमाल और वो लोग आ जाते थे, 2-3 लेख आर्टिस्ट भी आ जाते थे। और फिर जितना मैं लिख के ले जाती थी वो पढ़ा जाता था। पढ़ा जाता था कि देखो भाई मैंने ये लिखा है। और हमेशा ही मुझे आश्चर्य है कि चाहे मैं नाटक की बात नहीं समझती, पर ओके ओके ओके, हाँ हमेशा वो कहते थे बेटी बिल्कुल ठीक चल रहा है। 1-2 जगह अटके हम लोग, यानी उन लोगों ने कहा नहीं ये जम नहीं रहा है, नहीं ये नहीं चलेगा, ये तो कुछ बात बन नहीं रही है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? बोले अरे नहीं ये इतना अच्छे यानी टॉप ऊपर 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 जाते हुए लटक गया तुम्हारा तो नाटक। मैंने कहा नाटक लटक गया? तो आपका चेहरा लटका हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो बोले वही बात है, मतलब कि नहीं यहाँ नहीं जाए। जब क्लाइमेक्स की तरफ जाता है नाटक तो और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो कुछ ऐसी घटना होनी चाहिए थी ये। और तब एक लड़के ने ही एक सजेस्ट की थी कि ये है, लिखा कैसे जाएगा मैं नहीं जानता, पर इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए, आप सोच के देखिए। मैंने कहा मुझे सोचने दीजिए, मैं घर जाके सोच के बताऊंगी, मैं लिख के लाऊंगी। और फिर मैं लिख के ले गई। क्या था क्लाइमेक्स? क्या क्लाइमेक्स में क्या था? क्लाइमेक्स में ये था कि वो रियल जो मैंने लिखा था उसमें तो कि वो ड्रिंक लेके बैठ जाता है, यानी कुछ है ही नहीं। उसमें ये है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर जो है, जो वो गया है तहकीकात करने, वो तो सारी चीज़ धीरे धीरे उसको लगा कि असली चीज़ तो ये है। और उसने जाके उस सीन ने कि इंस्पेक्टर को एकदम ही बदल दिया। और वो जो सीन था वो भी बड़ा ही उस तरह का था। तो तब ये दास साहब जो आते हैं, हाँ दास साहब को लगा असली आदमी को पकड़ लिया, इसलिए इंस्पेक्टर ने तो इंस्पेक्टर की छुट्टी करो। हाँ, सक्सेना को हटा दिया जाता है फिर। जी हाँ, सक्सेना को हटा दिया जाता है। जी। अच्छा जी, क्या मन्नू जी आपने हमेशा यथार्थवादी रचनाएं लिखी, लेकिन मुझे लगता है जैसे आपको कई बार यथार्थ से तकलीफ भी होती है। जैसे आपने एक पुस्तक लिखी, एक कहानी यह भी, ये आपकी एक तरह से जी आपकी किताब है। हाँ। तो एक तरह से आपकी आधी तो रचना यात्रा है। मैं बताती हूँ इसकी असली बात क्या है। मैंने इसको शुरू किया था अपनी लेखकीय यात्रा की कहानी। अच्छा, कि लिखना मैंने कैसे पता चलता है उसमें। जी शुरू में वही चलता है
कि मित्रों जो जो लेखक मित्र थे उन लोगों ने कैसे मदद भी की, जैसे राकेश जी का ही था। हाँ जी। ये धीरे 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 करके आगे बढ़ता है। वही है सारा परिवार मित्र, ये सब लोगों ने कैसे कैसे। लेकिन क्या हुआ था कि जब ये लिखा जा रहा था जी। तो लखनऊ से अखिलेश हाँ, तद्भव वाले हैं। तद्भव वाले वो आए और कहा कि ये राजेंद्र जी ने तो अपना तीसरा वो चला रहे थे हाँ, धारावाहिक। हाँ, आत्मकथा। आत्मकथा के, तो कि ये राजेंद्र जी ने तो अपना कर दिया, अगली बार से हम अगले अंक से हम आपका शुरू करेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा तो एक हिस्सा कुछ छप भी चुका है और नहीं। मैंने कहा पर एक बात बताइए, ये मैं पढ़ लूँ राकेश जी? तो बोले हाँ मैं यहीं छोड़ जाता हूँ, पढ़ लीजिए। तो मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि बड़ी होशियारी से राजेंद्र जी ने वो सारे प्रसंग ऐसे बदल बदल के हाँ कुछ किए। तो मुझे लगा कि इसका जवाब देना चाहिए। तो मैंने अखिलेश को फ़ोन किया। मैंने कहा अखिलेश, मैं अपना तो नहीं लिख रही हूँ, पर अगर तुम अनुमति दो तो इसका जवाब दूँ मैं। तो बोले ज़रूर दीजिए, बिल्कुल दीजिए। तो मैंने कहा मैं परसों इंदौर जा रही हूँ, मेरे पास इंदौर का टिकट था। तो बोले कि लेकिन हमारा टाइम लिमिट है। मैंने कहा कि लंबा होगा थोड़ा। बोले उसकी कोई चिंता नहीं, आप कितना ही लंबा कीजिए, पर समय की सीमा थोड़ी ध्यान रखिए। मैंने कहा नहीं वो ठीक है, मैं आपको इस समय तक लिख के भेज दूँगी। मैं इंदौर गई, किसी से नहीं मिली, किसी को बताया भी नहीं कि मैं आई हूँ, और मैं लिखने बैठ गई। और ये छपा है जो पूरक प्रसंग करके। जी, पूरक प्रसंग। जी हाँ, ये वो उनको भेज दिया मैंने, उन्होंने छाप दिया तद्भव में। अब संकट ये आया कि इस पुस्तक में ये पूरक प्रसंग डाला जाए या न डाला जाए, क्योंकि पूरक प्रसंग निजी है। पूरक प्रसंग इसका मुख्य प्रसंग बन गया। हाँ, इस पुस्तक वो निजी है, बिल्कुल निजी है वो। तो परंतु अब वो कुछ मित्र कहने लगे नहीं नहीं बिल्कुल डालेंगे, डालो डालो ज़रूर डालो ज़रूर डाल दिया। और उसके बाद वो असली प्रसंग बन गया। लेकिन पूरक प्रसंग जो है वो नए नए सवालों को पैदा करता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपकी जो साफगोई है। अच्छा, और उस पूरक प्रसंग का कभी खंडन नहीं कर पाए राजेंद्र जी, वो खंडन नहीं कर पाए उसका। खंडन करेंगे कैसे? वो मैंने तो कभी कोई चीज़ झूठ या गलत या तोड़ मोड़ के लिखी, जो जैसा घटा वैसा लिखा। लेकिन आपने इसको नाम दिया एक कहानी यह भी। नहीं, मैंने जब शुरू की थी ना कि तो अभी तक तो हम कहानियाँ लिखते रहे दूसरों की, एक कहानी है, एक मैंने अपनी कहानी लिखनी चाहिए थी। हाँ जी। ये बताइए, जैसे आजकल बहुत सी पत्रिकाएं शुरू हो रही हैं और बहुत सी पत्रिकाएं बंद भी हो रही हैं। हाँ, और आप भी लगातार साहित्यिक पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आप लिखती हैं और पत्रिकाओं में छपती हैं। तो आप हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता का कोई भविष्य अच्छा देखती हैं? देखो ममता, ऐसा है कि पत्रिकाओं का भविष्य टिकता है रचनाओं पे। जी। अगर रचनाएं अच्छी हैं जी। तो पत्रिकाएं भी अच्छी होने लगती हैं। हाँ, पर रचनाओं का स्तर अगर गिरता जाता है तो फिर पत्रिकाओं का स्तर कहाँ से ऊपर एक उठे? आर्थिक पक्ष भी तो होता है ना। है, आर्थिक पक्ष भी होता है। आर्थिक पक्ष तो निश्चित रूप से होता है। कि वो आखिर लिखने अब कई लोग तो भाई इनसे यानी बड़े पैसे वाले लोगों के उससे लेते हैं तो हाँ, लेकिन उनके पास सरोकार नहीं होता है,
उनके जिनके पास पैसे हैं उन पर दृष्टि नहीं है, और जिनके पास दृष्टि है उनके पास पैसे नहीं है, ये दिक्कत है। आपकी नज़र में हिंदी के 5 बेहतरीन लेखक कौन हैं आपकी पीढ़ी से लगाकर? लेखक? जी, रचनाकार। हाँ, रचनाकार ही। अब ये बड़ा सब्जेक्टिव प्रश्न है। हाँ, तो आप सब्जेक्टिव जवाब दीजिए। क्योंकि कोई कुछ कहेगा, कोई किसी को कुछ लगेगा, किसी को कुछ। कोई वो नहीं हो सकता। मुझे तो जैसे जी, रेणु की कहानियाँ बहुत पसंद थी, फणीश शिवनाथ रेणु की। और कुछ कहानियाँ मुझे 2-4 कहानियाँ मुझे राजेंद्र की भी बहुत पसंद है, राकेश जी की भी पसंद है। अभी मैं अपनी बेटी को ही सुना रही थी, तो वही घटना बताऊं कि हम लोग मोहन, राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यार, मैं मतलब हम हर नए साल पे इकट्ठे होके बात मिलते थे। तो उस साल नया साल हमारे घर मनाया गया। तो ये आए 11 बजे करीब आ गए ये लोग, बातें जीतें ये सब कुछ होती रही। फिर उन्होंने, कमलेश्वर ने पन्ने निकाले। एक बात बताऊं, कमलेश्वर की राइटिंग बहुत अच्छी थी, और काट छाट कहीं नहीं, जो शुरू करेंगे तो ख़त्म ही करेंगे कहानी को। तो वो उन्होंने मुझे वो पढ़ना शुरू की कहानी, और पन्ना यानी ख़त्म करके और ऐसे पन्ने पटके और कहा, बहुत अच्छे थे, हैं पढ़ते भी बहुत अच्छा थे। अरे वो तो बहुत सुंदर पढ़ते थे। खाली पढ़ते ही नहीं, उनके जो किस्से सुनो, जो दूसरों के किस्से सुनाया करते थे, अद्भुत। पर यानी उन्होंने पन्ने डाले सामने कि लो, मैंने तो इस साल का झंडा गाड़ दिया, अब आप लोग इस मुकाबले की कहानी लिखिए। वो कहानी थी तलाश, तलाश नाम की। अच्छा, अब फिर हम सब लोग उस पर चर्चा करते रहे, कहानी, खाना पीना भी चलता रहा, उस पर चर्चा भी चलती। एक चीज़ अच्छी थी उन दिनों में कि चाहे ईर्ष्या वीर्ष्या भी होती थी, पर हम लोग यानी बड़े सहज भाव से, लेखक लोग बड़े सहज भाव से एक दूसरे की, हाँ, वो भी करते थे। आपस में बातचीत थी। बातचीत के अलावा मतलब प्रशंसा भी करते थे, निंदा भी करते थे। हाँ, नहीं, इससे लिखने का माहौल बनता था, लिखने का माहौल बनता था। जी जी जी। मनु जी, आपको बहुत से संपादकों के साथ आपका अनुभव है कि आप बहुत से संपादकों के भी कार्यकाल में छपी हैं, आपकी रचनाएं छपी हैं। किसमें? कई संपादकों के साथ, जैसे भैरव जी, है ना? अच्छा, भैरव जी को मैं तो जानती भी नहीं थी, और मैंने तो शायद श्यामू सन्यासी या कोई नाम के थे, है ना, उनके नाम से चिट्ठी भेजी थी, कहानी भेजी थी, वो बदल के भैरव हो गए वहाँ पे, भैरव जी। तो भैरव जी से वो हो गया पत्र व्यवहार हुआ, ये वो। हम लोग मिले तो बहुत बाद में, मेरी मुलाकात तो बहुत बाद में हुई भैरव जी से। तो पर असली जो मेरा संबंध रहा वो कमलेश्वर, राकेश और इनसे। दिल्ली आने के बाद नामवर जी, निर्मला जैन, नामवर जी, अजीत जी, इन लोगों के साथ हमारा संबंध बन गया था। अच्छा, ये होता है कि लेकिन अक्सर ये होता है कि लेखकों को आलोचक बनाते हैं, ये माना जाता है। जैसे कि उषा प्रियमवदा की कहानी वापसी एक अच्छी कहानी है, लेकिन वो जैसे कि बहुत लेखिकाओं की अच्छी कहानियां हैं, पड़ी रहती हैं कोने में, वो पड़ी रहती कोने में। नामवर जी ने उसका उल्लेख किया, और उन्होंने उसको केंद्र में ला दिया कहानी को, है ना। इसी तरह से मैं कहूँगी कि कृष्णा सोबती की कहानी को संपादक ने काफ़ी बदल के, वो इम्प्रूव करके, क्योंकि वो वर्तनी की बहुत भूलें करती थी, और उनको केंद्र में ला दिया कहानी को।
लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि आपकी कहानी पर संपादक ने इतनी मेहनत की या उसको लिखा, आपको किसी आलोचक ने कभी इस तरह से केंद्र में लाने की कोशिश नहीं की, उसके बावजूद आप टिकी हुई हैं। जैसे आपके पास कोई नामवर नहीं है, ये कहना चाहिए। नहीं, मेरी ये तो सही बात है कि हालांकि अब जैसे मैं जब ये छप रहा था आपका बंटी शायद, तो भारती जी के घर की भी यही कहानी है, धर्मवीर भारती। तो वो भारती जी उन दिनों में किसी काम से दिल्ली आए थे, कोई डिनर विनर था, कई लोग थे। तो मेरे से मेरा हाथ पकड़ के ऐसे दबा के कहा, मन्नू बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन देखो वो आगे बहुत संभाल के, मतलब उनका परिवार जब आए तो हाँ बड़े देखो बहुत संभाल के ये वो करके तो ये करते थे। पर कभी भी मेरी किसी चीज़ को उन्होंने काटा छांटा कभी नहीं काटा, और ना पूछा मुझसे कि ये बदल दूँ, वो बदल दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, नेवर। अब मनु जी, आजकल आपकी दिनचर्या क्या रहती है? आजकल दिनचर्या क्या रहती है आपकी? रहती है रोना धोना, मतलब शरीर को लेके नहीं, वो तो आप बिल्कुल नहीं लगती। नहीं ऐसा है, रोती धोती नहीं हूँ, पर मैं शरीर को लेके बहुत परेशान। यानी आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, आप जैसे ही मेरा ये ठीक हो जाएगा, कान वान ये सब, मैं फिर थोड़ी सी नॉर्मल हो जाऊँगी। आपने कभी नहीं, मैं ये भी जानना चाहती थी कि जैसे रचना आपकी इतनी प्यारी बेटी है रचना, हाँ कि उसने इतना अलग अलग माता पिता दोनों के लिए इतना किया और करती है वो लगातार, साथ में पत्रिका भी संभालती है हंस, और उसने लगातार स्मृति को संभाल के रखा हुआ, अपने पिता की स्मृति को भी संभाल के रखा हुआ है। तो आपने कभी कोई बाल रचना टिंकू के लिए लिखी, विशेष रूप से? किसके लिए? टिंकू के लिए। अच्छा, टिंकू के लिए रचना नहीं लिखी। टिंकू तो मेरे मन उसमें बसी हुई है, जैसे आज जो भी मैं करती हूँ वो सब इसी के किराएदार है। लड़ती भी है, डांटती भी है, वो भी सब करती है, पर मेरा करती भी बहुत है। राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव, तीनों के समकालीन हैं आप। हाँ? आप इनमें से किसको बेहतर रचनाकार मानती हैं? नहीं, मैं एक व्यक्ति को नहीं कहूँगी। जैसे सब लोग कहते थे कि भाई कमलेश्वर 19 है, और कुछ लोग कहते हैं राकेश नंबर 1, राजे नंबर 2, और सबके, मैंने कहा ना ये चीज़ें बड़ी सब्जेक्टिव होती है। नहीं, आपकी पसंद क्या है? नहीं, राकेश जी की कुछ कहानियाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। उनका लेखन भी, उनकी अस्वाभाविक है, कुछ कहानियाँ उनकी अस्वाभाविक हैं। जैसे कि आपका बंटी वाली थीम पर ही उन्होंने एक कहानी लिखी है, एक और जिंदगी, और वो कहानी झटके से ख़त्म हो जाती है और वो कहानी संप्रेषित नहीं करती। जैसे वो जब मैंने उनको आपका बंटी बताया था ना, उन्होंने कहा मैंने भी एक कहानी लिखी है मन्नू, ऐसी बात नहीं है, पर हाँ, पर वो खुद अपनी कहानी को लेके थोड़े परेशान से थे। से संस्मरण लिखे हुए हैं। मुझे याद है आपने बहुत से कहाँ लिखे ममता। नहीं मन्नू जी, मैंने माँ पर आपका पढ़ा, बहुत अच्छा। कमलेश्वर पे लिखा आपने, मैंने पढ़ा। हाँ, है ना। और एक और है, एक आपने अपने पिता पर भी लिखा हुआ है? नहीं, पिता पे, अच्छा, वो इस किताब में ही है, एक कहानी ये भी में है। पिता आते हैं, वो डिक्शनरी बना रहे थे। नहीं वो नहीं वो 3 लंबे संस्मरण है मेरे। माँ पे लिखा था, जब माँ पे लिखा और वो छपा तो बहुत लोगों ने पसंद किया उसको। अच्छा, पसंद किया तो तहलका पत्रिका की लड़की आई मेरे पास, हाँ, और कहा कि देखिए मैं
क्या नाम बताया था, पूजा या कुछ ऐसे ही नाम बताया कि मैं पूजा बोल रही हूँ तहलका से। तो मैंने कहा कहिए, तो कि मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने कहा एक बात बताऊँ, अगर लेखन की बात करने के लिए मिलना है कि कुछ लिख के दीजिए कुछ, तो बताइए। मैंने कहा मेरे पास लिखने के लिए अभी कुछ नहीं है। तो कहा कि नहीं, मैं अगर मिलना ही चाहूँ तो। मैंने कहा तो स्वागत है आपका, आइए, ज़रूर आइए। वो आई, बड़ी प्यारी लड़की थी, थी नहीं, वो लड़की अभी भी है। तो उसने कहा कि देखिए, हमने आपका वो पढ़ा माँ वाला, हम लोगों को ऑफिस में सबको बहुत पसंद आया। हमारे लिए वैसा एक संस्मरण, पर परिवार ना हो, यानी पारिवारिक ना हो। तब मैंने फिर कमलेश्वर पे लिखा था। और कमलेश्वर पे हुआ क्या था कि जब कमलेश्वर जी की डेथ हुई थी तो कई पत्रिकाओं ने पत्र लिखे कि भाई लिखिए, आप तो बड़ी निकट रही थी। मैंने शुरू किया, एक आध पैराग्राफ लिखा और फिर मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं लिख पाऊँगी। इसलिए कि संस्मरण आप जब लिखें तो व्यक्ति का अच्छा और बुरा पक्ष, दोनों पक्ष आने चाहिए, और बहुत ईमानदारी से दोनों पक्ष आने चाहिए। खाली प्रशंसा 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 या खाली, वो फिर क्या हुआ। तो मैंने कहा कि सब लोग यही चाहेंगे, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। जब तहलका वाली लड़की ने कहा तो मैंने वो टुकड़ा उठाया, जरा सा लिखा हुआ, मैंने कहा इसको पूरा कर देती हूँ। अभी काफ़ी अच्छा लंबा है, काफ़ी लंबा है वो बड़ा लंबा, वो भी बड़ा लंबा, माँ वाला भी बड़ा लंबा। एक और है, आपने कहा था कि आप शायद राकेश पे लिखना चाहती हैं। नहीं, मैं राकेश पे लिखना चाहती हूँ, बिल्कुल चाहती हूँ, पर मैंने कहा ना, पहले मेरी आँखें तो ठीक हो जाए, मतलब मैं फिज़िकली ठीक हो जाऊँ, लिखने लायक हो जाऊँ। तो मैं, पिता के ऊपर भी क्या हुआ था। तो मनु जी, अब डिक्टेशन दे दिया कीजिए। नहीं, डिक्टेशन तो मैं दे ही नहीं सकती। अमृतलाल नागर लिखते थे डिक्टेशन से, तो दे ही कर, जयनेंद्र कुमार लिखते थे। क्योंकि मैं एक जैसे लिखती हूँ, काटती हूँ, लिखती हूँ, तो वो डिक्टेशन में नहीं चलता है। मैंने ये जो था, किसका लिखा था, आपने कमलेश्वर का लिखा और आपने माँ पर लिखा, एक और लिखा है। अच्छा, वैसे मैंने पिता पे भी शुरू किया था, शुरू नहीं किया, ऐसा हुआ था, मैं उज्जैन में थी उन दिनों में। तब ये जो हैं, इनकी बेटी जो हैं, हाँ, रिंकी, तो रिंकी से मेरी परिचय हो गया था। तो वो उज्जैन भी आई थी 2 बार, और उन्होंने कहा कि मनु, हम 5-6 औरतें अपने फादर पे लिख रहे हैं, आज पीछे मुड़ के अपने फादर को एसेस करें, मुड़ के देखें और नए सिरे से एसेस करें अपने फादर को, तो हम क्या लिखेंगे। तो एक तुम लिखोगी, एक मैं तो लिखूंगी, हम और तुम्हारा तो केस ही एक जैसा है, क्योंकि उनको भी उनके पिता ने हटा दिया था। अच्छा, तब मैंने, पर हमारी समय सीमा है, इतना बड़ा लिखना है बस। तो मैंने लिखा तो काफ़ी लंबा हो गया थोड़ा, तो काट पीट के छोटा करके उनके पास भेजा। और मैंने कहा भाई, मैं तो हिंदी में लिखूंगी, तुम्हारी किताब शायद अंग्रेज़ी में छपेगी। तो बोले वो हम ट्रांसलेट करवा लेंगे। तो शायद सुधा अरोरा ने ही ट्रांसलेट किया था, मेरा जहाँ तक ख्याल है, वो बॉम्बे में ही थी। तो उसने, मुझे याद आया कि मैंने कहीं पढ़ा कि एक अंग्रेजी का उपन्यास है, हाँ, फिल वाइटेकर का, फिल वाइटेकर लड़की का नाम है जिसने लिखा उपन्यास, वो ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है। उसने नॉवेल लिखा, तो उसकी जो कैरेक्टर है वो महाभोज पढ़ती है। और वो महाभोज पढ़ते पढ़ते वो लगातार भारत के बारे में सोचने लगती है,
और उसमें लगातार महाभोज की ट्रेजेडी के बारे में और उसके थीम के बारे में। उसके बारे में मैंने तो भी देखा। आपको कुछ इसका पता है? आपने उस रचना को देखा? नहीं, आपने उस नॉवेल को देखा? नहीं उस उसको नॉवेल को देखा? उसको नहीं देखा, लेकिन वो पढ़ा है अच्छा वो हिस्सा अच्छा। कि जिसमें उसने अपने उपन्यास में महाभोज को बहुत जिक्र किया। सही बात है। हाँ, तो ये हुआ। वैसे अब आपको क्या लगता है, आप कुल मिलाकर अगर पीछे मुड़ के देखती हैं, आपकी आदत नहीं है पीछे मुड़ के देखना, लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको क्या लगता है कि एक लेखक के रूप में आपको संतोष है आपने जो कुछ लिखा अब तक उससे? अब यूँ होता या ना होता, लोग कह के तो बहुत संतुष्ट कर देते हैं। सच्ची बात ये है कि पता नहीं, अगर लोगों की बातें ना सुनो तो संतोष हो गए ना, पर लोग कह के कि भाई आपका लिखा हुआ, तो मुझे लगता है शायद सचमुच ही अच्छा लिखा है। ये है। अब आपका कोई इरादा है आगामी रचना का? कोई आगे अगली रचना के बारे में आप कुछ कह सकती है कि आप कोई? नहीं, मेरे दिमाग में कई थीम्स हैं जिनको मैं करना चाहती हूँ। एक तो उज्जैन में मैंने उपन्यास शुरू भी कर दिया था, 60-70 पेज लिखे। तो मैं जब यहाँ आई थी दिल्ली, 4-5 महीने में तो मैं दिल्ली का चक्कर लगाती थी उज्जैन से। तो अर्चना ने पढ़ा था वो हिस्सा। तो अर्चना ने कहा कि इस उपन्यास को पूरा किए बिना मैं आपको मरने तो नहीं दूंगी। हाँ, मरने नहीं दूंगी मैं। ये देखिए, आपका एक बंटी, एक महाभोज, और ये बिल्कुल तीसरी तरह का एक अलग तरह का होगा ये। अरे तो उसे लिखिए हैं? क्या नाम है उस उपन्यास का? नाम तो बाद में रखती हूँ जब पूरे हो जाता है उपन्यास। और सच पूछो तो मेरी चीज़ों के नाम राजेन ने रखे हैं बहुत ज़्यादा। मेरे भी सब रचनाओं के नाम रवि रखते थे। क्योंकि राजेन बड़े परफेक्ट थे नाम शीर्षक रखने में तो बहुत अच्छे लगते थे। मैं जब ख़त्म कर दी रचना करके तो छुपते ही बोला कि इसका नाम ये होना चाहिए। महाभोज नाम किसने रखा था? महाभोज नाम किसने रखा था? महाभोज भी शायद राजेन का ही रखा हुआ था, याद नहीं, पर मेरे अधिकतर चीज़ें उनकी रखी हुई हैं। मनु जी, राजेन जी की याद आती है आपको? नहीं, ऐसे अलग से तो कोई बैठ के मैं याद कर रही हूँ राजेन, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। अब यूँ जो मित्र लोगों को भी बात, जैसे भी यहाँ इतने लोगों की बात हुई, उसमें राजेन की भी बात हो गई। ये तो ये एक अद्भुत बात है कि आप अलग रहते हुए भी मित्र बने रहे, और इसका क्रेडिट मैं राजेन को देती हूँ। नहीं, इसका मैंने लिखा भी है शायद अपनी इस किताब में कि इसका श्रेय मैं राजेन को देती हूँ कि वो बराबर अलग होने के बाद वो बराबर टेलीफोन करना, पत्रिकाएं भेजना, ये पढ़ो, ये देखो, ये करके संबंध बनाए रखा। मैं शायद न बनाती, अगर वो न बनाते तो मैं तो नहीं बनाती, पर उन्होंने बराबर बनाए रखा। हाँ, उनके मन में आपकी कभी बात चर्चा होती थी, उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी। मतलब आप लोग ऐसे विरल दंपति हैं कि बातचीत में कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके बीच में कोई विषमता है? नहीं, जहाँ तक लेखन और उनका है भाई ठीक है, लिखने का ढंग अलग अलग है। अब जैसे हमारा जो वो एक उपन्यास है ना, बिल्कुल पता चलता है कि ये राजेन जी का लिखा हुआ, ये आपका लिखा हुआ है, ये पता चलता है। यहाँ तक कि पात्रों को वो जैसा मोड़ते थे आप फिर मोड़ देती थी अपनी तरफ उसमें। हाँ, तो ये सारा करके, और ये भी मुझे पता है कि ये उपन्यास मैंने पूरा कर लिया था करके दिल्ली, ये यानी कलकत्ते से दिल्ली आ गए थे, तो मैंने कलकत्ते में बैठ के ये उपन्यास पूरा कर लिया, और 1 महीना भी नहीं लगाया था, शायद 20-25 दिन में उपन्यास पूरा करके इनके पास भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि अरे तुमसे उपन्यास भी पूरा कर पढ़ा, तो बोले कि, और मैंने निशान लगा रखे थे, मैंने कहा यहाँ रीराइट करूँगी मैं, मुझे लग रहा है कि कमियाँ हैं,
तो वो करूँगी, पर वैसे कुल मिला के क्या है ये। तो बोले कि थीम यानी बहुत अच्छी है, पर तुम पूरी तरह संभाल नहीं पाई हो, तुमने खुद भी निशान लगा रखे हैं, और इसको एक बार रीराइट करो। रीराइट करके थीम अच्छी। अच्छा, उस बीच में एक व्यक्तिगत जीवन में इतना कुछ घट गया कि वो किधर ही रह गई थीम और किधर ही रह गया। तो जब ये हमारे पास ये प्रसंग आया, प्रस्ताव आया कि एक ऐसा प्रयोग किया जाए कि एक चैप्टर में एक चैप्टर राजेंद्र, एक चैप्टर में, तो मैं प्रेगनेंसी शुरू हुई थी, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मेरे तो नहीं। हाँ, ये एकदम उछल के बोले हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। अरे उसमें क्या है, हम पहले ही लिख के रख देंगे। खुश हो जाते थे, नया आइडिया, अगर नया विचार कोई आता था ना तो बड़े खुश हो जाते थे राजेंद्र जी। हाँ, तो कि नहीं हम पहले ही लिख के रख देंगे 12 ही चैप्टर। मैंने कहा एक चैप्टर के लिए तो वो संपादक दौड़ता फिरता है लिखा लिखा लिखा, और आप 12 चैप्टर लिख दोगे तो नहीं। खैर, तो उस समय इनके दिमाग में यही थीम थी, ये जो मेरे उपन्यास की। तो कि नहीं नहीं बस शुरू कर देते हैं, मैं तो शुरू कर देता हूँ ये वो करके। इन्होंने, मैं एकदम समझ गई कि ये थीम तो वही उठाई है इन्होंने। हाँ, अब निजी जीवन में इतना कुछ घट गया कि हाँ हो गया चलो। पर वो उपन्यास भी लोगों को पसंद आया, कितने समय तक उसकी रॉयल्टी आती रही हमारे पास, यानी वो बिकता रहा। क्या बहुत अच्छा लगा मनु जी आपसे बात करके। आज एक तरह से बहुत दिनों की मेरी भूखी आत्मा आज तृप्त हुई है आपसे बात करके। नमस्कार।